Good afternoon, students. This is the second part for today. And now, in this topic, we are going to learn about a new topic that is author and dates. Now, let's start it. Who wrote the text? This question, to which there are several answers. The original story was probably composed by a charioteer Brats. Now, see, ऑथर एंड डेट्स. अब हम लोग ऑथर एंड डेट्स की बात करते हैं. अब जब ये महाभारत की स्टोरीज पढ़ रहे हैं या हम किसी भी वॉर की स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि इन स्टोरीज का ऑथर कौन था, कहाँ से ये स्टोरी सामने आई, किसने लिखी ये स्टोरीज. हिस्टोरियंस आज कंफ्यूज हैं कि क्या ये रियल है या ये एक ड्रामा है या ये नेरेटिव है. तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक बार देखते हैं कि हु आर द ऑथर ऑफ दीज स्टोरीज और क्या डेट्स थी. ओके, हु रोट दिस टेक्स्ट, किसने ये टेक्स्ट लिखा. और दिस क्वेश्चन हैज सेवरल आंसर्स. बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे. कोई कहता है कि यहाँ पर कोई ये टेक्स्ट भगवान ने लिखा, कभी कहते हैं कि ये वेद में लिखा, कोई कहते हैं कि ये ऋषियों ने लिखा. बट प्रोबेबली हम देखते हैं द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज बाय चैरिटियर ब्रैड्स नोन एज सुतास. नाउ जो ओरिजिनल स्टोरीज थी वो किसने कंपोज करी? चैरिटियर ब्रैड्स ने. चैरिटियर ब्रैड्स कौन होते थे? जब भी कोई लड़ाई होती थी तो राजा अपने साथ एक कवि को भी ले जाता था, एक पोएट को भी ले जाता था. मान लो कि आयुषी एक राजा है. चलो राजा कंफ्यूज हो रहा है. चलो जॉय एक राजा है और जॉय मुझे भी ले गया. अब जॉय राजा है, जॉय तो लड़ाई कर रहा है और मैं एक कवि हूँ. अब मैं हर एक मूवमेंट को राजा की देख रहा हूँ और जब राजा जीत गया तो उसकी प्रशंसा में, उसकी बड़ाई करने के लिए मैं एक कविता लिख रहा हूँ. तो जो चैरिटियर ब्रैड्स होते थे ये एक पोएट होते थे जो वॉर में राजा के साथ रहते थे. जैसे मैं जॉय के साथ रहा वॉर में, तो जॉय वॉर जीत गया और उसके बाद मैंने जॉय की तारीफ़ें लिखनी शुरू कर दी पोएम के फॉर्म में. तो सबसे पहले तो यही थे जिन्होंने ये स्टोरी कंपोज करी, क्योंकि इन्होंने अपने आँखों से हर चीज़ देखी थी. हमेशा ये राजा के साथ रहते थे. तो दे यूज टू गो इन अ वॉर विद अ किंग एंड दे वर द फर्स्ट पर्सन हु कंपोज दीज स्टोरीज. और इनको हम कहते थे सुतास. बोर्ड में कम से कम 15 बार तो पूछा ही गया 1 मार्क्स में कि हु वर सुतास. तो आप लिखोगे कि सुतास वेर द चैरिटियर ब्रैड्स दैट यूज टू गो विद द किंग ड्यूरिंग द बैटल and used to write good things after the victory of the king. Okay, who were generally accompanied by Kshatriyas warrior in the battlefield and composed poems celebrating their victories that I have already explained you. Some achievements, these compositions circulated orally. Then from 5th century BCE, Brahmins took over the story and began to commit writing. नाउ दीज कंपोजिशन सर्कुलेटेड ओरली. इनिशियल स्टेज में ये जो कंपोजिशंस थी, ये जो विक्ट्री की पोएम्स थी, इनको ओरली ही एक दूसरे को सुनाया जाता था. बट फ्रॉम द 5th सेंचुरी BCE के बाद ब्राह्मण्स टुक द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट इट टू राइटिंग. और उसके बाद ब्राह्मण्स ने इनको लिखना भी शुरू कर दिया. This was the time when the chiefdoms such as the Kurus and Panchalas around whom the story of epic revolves were gradually becoming kingdoms. और उस टाइम की कुछ गवर्नमेंट्स, कुछ ऐसे चीफडॉम्स का मतलब होता है फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. तो उस टाइप की कुछ चीफडॉम्स जो हम कह सकते हैं कि कुरूज एक टाइप की गवर्नमेंट थी, एक टाइप का छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, नॉट सो बिग. एंड पंचाला, तो कुरु एंड पंचालास वर ग्रोइंग रैपिडली. बेसिकली ये लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, जो इस स्टोरी के आसपास से ही रिलेट करते हैं. तो इनको कहीं ना कहीं पर को अपना इतिहास लिखने का बहुत शौक था. तो ये भी एक हमें एविडेंस मिला हुआ है कि उस टाइम पे जो चिफडॉम्स थे कुरूज एंड पंचालास, उन्होंने भी ग्रेजुअली अपने किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए बिकॉज दे वर ग्रोइंग रैपिडली. और धीरे धीरे ये छोटे छोटे चिफडॉम्स एक किंगडम में बदल गए. अब ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि डिड द न्यू किंग्स वांट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व फॉर मोर सिस्टमेटिकली. तो ये जो नए राजा थे, इन राजाओं को भी बहुत शौक था अपनी तारीफ़ों को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करने का, क्योंकि आने वाली जनरेशन इनके बारे में पढ़े और इनकी तारीफ़ों को सुन के ये देखें कि कितने ब्रेव थे. जैसे हर किसी को होता है, शौक होता है, अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करूँगा तो अगला बंदा ज़रूर बताता है. जैसे मान लो कि मैंने आप में से ही किसी को मैंने अप्रिशिएट किया, तो आप दूसरे आदमी को भी बताओगे कि आज मुझे सर ने अप्रिशिएट किया, आई फील हैप्पी, तो आपको खुशी हुई. फिर वो बंदा दूसरे और को बताएगा. तो इससे क्या होता है कि एक की तारीफ़ें जो है फैलने लगती हैं. अब इससे आधे लोग जलते हैं और आधे लोग खुश होते हैं. वो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उस बारे में बाद में बात करेंगे अलग चैप्टर में. It is also possible that the upheavals that often accompanied the establishment of these states where old social values were often replaced by the new social norms and are reflected in some part of the history. Now, I have already told you about the social mobility.
सोशल मोबिलिटी क्या थी? सोशल मोबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें जो लोअर क्लास थी, जैसे हमारे पास थे जो निषाद थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो लोहार थे, जो भंगी थे, बेसिकली जो जो साफ सफाई करते हैं शूद्र कैटेगरी के, उनको भंगी कहते हैं, या जो कॉबलर थे। तो ये सारी कैटेगरीज को अपर कास्ट ने दबा के रखा हुआ था। तो अब सोशल मोबिलिटी में क्या होता है कि ये सारी क्लास जो थी, ये सारी क्लास कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने को प्रूव करती चली गई और फिर ये अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करते गए। आज के टाइम पे आपके पास करंट सिनेरियो है, आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि अभी भी कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन डिवाइड हो रहा है ना। उस टाइम पे जो नाई थे, धोबी थे, आज उनके बच्चे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उस टाइम पे जो लोहार थे, आज उनके बच्चे बिजनेसमैन हैं, उनकी अपनी शॉप्स हैं, वो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो अब वो सब चीज़ चेंज हो गया। तो ये किसका रिजल्ट है? सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि जब पुराने बेकार के नॉर्म्स, जो फालतू के नॉर्म्स थे, उनको चेंज करके न्यू नॉर्म्स में ट्रांसफ़र करा गया। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि हमको कुछ पार्ट ऑफ द स्टोरी में साफ साफ दिखता है कि हाउ द ओल्ड सोशल नॉर्म्स वेयर ऑफन रिप्लेस्ड बाय द न्यू नॉर्म्स। तो बहुत सारे ओल्ड सोशल नॉर्म्स थे जो न्यू नॉर्म्स में अपने आप चेंज होते गए टाइम टू टाइम। We notice another phase in the composition of the text between c. 200 BCE and 200 CE. This was the period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figure of the epic, becoming to be identified with Vishnu. अब हमारे पास एक फेज और आता है जब हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर को आपको पता होगा कि जो अर्जुन थे उनका रथ कौन चला रहा था। दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जो अर्जुन थे उनका रथ कौन चला रहा था, ये आप मुझे बताना कि अर्जुन का रथ कौन चला रहा था। ये भी जब आप वीडियो देख लोगे तो उसके बाद टेक्स्ट में इन दी ग्रुप कि जो अर्जुन थे महाभारत के युद्ध में, उनका रथ कौन चला रहा था, हु वॉज ड्राइविंग द रथ ऑफ अर्जुन। ओके, दिस वॉज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वॉज ग्रोइंग इन द इम्पोर्टेंस एंड कृष्णा वॉज द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ इट। तो उस टाइम पे एक नया वर्ड सामने आया, दैट वॉज द वर्शिप ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु की वर्शिप को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी गई और इन्हीं के साथ एक वर्ड और निकल के आया, दैट वॉज कृष्णा। तो विष्णु एंड कृष्णा, विष्णु, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक। इस एपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा। कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, सब्सिक्वेंटली बिटवीन C200 एंड 400 CE, लार्ज डिडैक्टिक सेक्शन resembling the Manusmriti were added, and when these two lords were identified in the epic, जब इस एपिक में लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा की कुछ थीम्स को ऐड किया गया, तो देयर वाज अ लार्ज इंक्रीमेंट ऑफ द पेजेस। पेज में बहुत इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि फिर जितना अभी तक का एपिक लिखी गई थी उस एपिक को फिर और ज़्यादा एडिट करके भगवान विष्णु और कृष्ण के भी जो उसमें रोल्स थे उनको भी लिखा गया। एंड विद द एडिशन ऑफ टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स लेस देन 10,000 वर्सेस, पहले उस टेक्स्ट में 10,000 वर्सेस हुआ करती थी बिफोर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड कृष्णा। उससे पहले वहां पर को कितनी थी? 10,000 वर्सेस थी। एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीज टू 1 लाख वर्सेस। तो मतलब कि इतना ज्यादा टेक्स्ट ऐड हो गया, 10,000 वर्सेस से इट वॉज अबाउट 1 लाख वर्सेस। This enormous composition is traditionally attributed to be sage named व्यासा। और ये कंपोजिशन किसने किया है? ये कंपोजिशन एक सेज ने किया है। सेज कौन होते हैं? वाइस मैन, साधु। एक साधु ने ये कंपोजिशन किया है जिनका नाम है व्यासा। और व्यासा कौन थे? व्यासा इज अ लेजेंडरी ऑथर ऑफ महाभारता। सो here we have completed the second video also. We'll see you tomorrow. Have a good day. Bye.